नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले पे 15 अगस्त को फिर से जब अपना भाषण देंगे तो पूरे भारत को इंतजार है कि इस बार क्या। भारतीय जनता पार्टी के एमपी अनिल अग्रवाल ने मोदी जी को लिख करके बताया कि आपने पिछली बार लाल किला से जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में जिक्र किया था। अब वक्त आ गया है कि भारत को जनसंख्या नियंत्रण कानून दिया जाए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के बारे में दुनिया भर के विचारकों का अपना अपना मत है। मैं खुद को बहुत बड़ा विचारक नहीं मानता, लेकिन मेरा यह मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस नए युग के, नए भारत के विक्रमादित्य वो उपाधि है जो समय समय पे सनातन धर्म के राजाओं ने हिंदुओं के लिए कुछ अच्छा कार्य किया हो, लड़ाई लड़ी हो, उदार हो, जिनके राज्य में राम राज्य हो, उन्होंने धारण किया। सबसे पहले विक्रमादित्य का उपाधि धारण करने वाले वो महाराज विक्रमादित्य थे जिन्होंने शकों को पराजित किया। उसके बाद गुप्त वंश से चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भारत को स्वर्ण युग में ले जाने के लिए वो हर संभव कार्य किए जो एक राजा को करना चाहिए था। आप आज के दौर में कहें तो उत्कृष्ट जीडीपी, शिक्षा, हर चीज वो बहाल की। सबसे बड़ी बात, कानून नियम सबके लिए बराबर, राज्य का हर एक व्यक्ति सुरक्षित, और इसी को तो राम राज्य कहते हैं। विक्रम संवत भी विक्रमादित्य के नाम से ही चलता है। उसके बाद मुझे विक्रमादित्य याद आते हैं हेमराज, राजपूताना शान। अपने जीवन काल में इन्होंने पानीपत के द्वितीय युद्ध को छोड़ के कोई लड़ाई नहीं हारी, और ये बदकिस्मती थी कि वो तीर उनकी आंखों में जा लगा और मुगल वंश पूरी तरह से भारत में स्टैब्लिश हो गया, वो विक्रमादित्य द्वितीय। इसके बाद विक्रमादित्य के बारे में कुछ ज्यादा पढ़ने को, सुनने को हमें नहीं मिला। उसके कई लॉजिकल कारण हैं। उसके बाद हिंदुओं की और भारत की, असल भारत की बात करने वाला रहा ही कौन। मुगल वंश की संस्थापना के बाद अंग्रेज आए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। उसके बाद भारत जब आजाद हुआ तो दो भागों में बट गया, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, बाकी टुकड़ा हिंदुस्तान कहलाया। हिंदुओं का वो स्थान जहां पे हिंदुओं को अधिकार नहीं मिले, हिंदुओं को जो सारी चीजें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिले माइनॉरिटी के नाम पे, उन्हीं अल्पसंख्यकों को, जिन्होंने मुसलमानों को, जिन्होंने पहले ही दो देश ले लिया था। अच्छा दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नए युग के विक्रमादित्य हैं। विक्रमादित्य होना अपने आप में आसान बात नहीं है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तपना पड़ता है। अब प्रधानमंत्री जी के जीवन काल को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक इंसान जो धारा 370 की लड़ाई 1970-72 से लड़ रहा है, और जब प्रधानमंत्री बनता है दूसरी बार तो धारा 370 खत्म करके वास्तव में कश्मीर, जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाता है, लेह लद्दाख को भारत का संपूर्ण रूप से हिस्सा बना देता है। राम मंदिर जिसकी लड़ाई 500 साल से सनातन धर्म के लोग लड़ रहे थे, कई योद्धा आए, कई गए। मैं मानता हूं कई लोगों का योगदान बहुत ज्यादा है, पर नरेंद्र मोदी जी का भी योगदान कम नहीं है। आपको याद होगा जब मेरे 2-3 हजार सब्सक्राइबर थे तब मैंने ये बात कही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो इंसान है, जब दूसरी बार ये चुने जाएंगे, राम मंदिर पर कोर्ट रोज सुनवाई करेगा, क्योंकि कोर्ट को भी पता है कि मूल जनभावना से इतर नहीं जा सकती, और फैक्ट्स हमारे साथ हैं। तो कोर्ट को जजमेंट हिंदुओं के पक्ष में ही संपूर्ण रूप से देना होगा, वो डिप्लोमेटिक रास्ता नहीं अपना सकती, और यही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब दूसरी बार चुने गए,
यह विवशता सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आई कि कब तक इस मुद्दे को लटकाया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का चुना जाना दूसरी बार अब यह बताता है कि वास्तव में राम राज्य कैसे आ गया। आप सोचिए, हिंदुओं को तोड़ने वाले लोग आज बात करते हैं कि परशुराम भगवान की अब हम मूर्ति बनाएंगे, तो बसपा कहती है कि नहीं, सपा जितनी बड़ी बनाएगी उससे कहीं बड़ी हम मूर्ति बनाएंगे। याद आता है सावरकर का वो प्रख्यात कहा हुआ वाक्य, अगर सनातन धर्म के मानने वाले एक हो गए तो इस देश के नेता कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे। आज वो दिन दिखने लगा। इसीलिए सनातन धर्म के लोगों को एक होकर के इस महायोगी कर्मयोगी का साथ देना चाहिए। बात करते हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर उनके जो चाहने वाले हैं उनकी बातों पर रहती है? बिल्कुल रहती है। आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम पिछले कई दिनों से जब सीए एनआरसी चल रहा था, उससे पहले हम कह रहे थे कि साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत आवश्यक है। आज भारतीय जनता पार्टी के एमपी हो, कार्यकर्ता हो, सभी एक बात प्रधानमंत्री को कहने लगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द से जल्द पास होना चाहिए। इसके मूल कारण क्या है? इसके मूल कारण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी हर बात अपने मुंह से नहीं बोल सकते। वो चाहते हैं, फिर भी करने के लिए, कराने के लिए सिपाहियों का होना बहुत जरूरी है। एक पद की गरिमा है। बहुत सारी बातें वो जानते हैं, समझते हैं। आरएसएस के तपे तपाए स्वयंसेवक हैं। कोई मेरी आपकी तरह कम उम्र के नहीं है। खैर, नई दाढ़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी जबरदस्त लगते हैं, और इसी वजह से एक और कारण है कि मैंने कहा कि ये विक्रमादित्य की तरह दिखते हैं। मैंने देखा नहीं है, आपने भी शायद विक्रमादित्य जी को नहीं देखा होगा, जिन राजाओं ने ये उपाधि धारण की, पर हमने नरेंद्र मोदी को देखा। राम मंदिर, सीए एनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ, ट्रिपल तलाक और जनसंख्या नियंत्रण कानून हो या धारा 370, हर मुद्दे पे जब ये सरकार काम कर रही है और मुझसे लोग पूछते हैं कि भैया नरेंद्र मोदी जी हिंदुओं को कब बचाएंगे, तो आप क्या चाहते हैं? हर घर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं पहरा दें? आखिर सनातन धर्म के मानने वालों का भी तो कोई काम होता है। आपके पास योगी जी जैसे अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं जो भविष्य में गृह मंत्री या प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। अब आप सोचिए कि योगी आदित्यनाथ जी हर बार हर मंच से एक बात जरूर बोली है सनातन धर्मियों को, शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा जरूरी है। क्या आपने लिया? कितने परसेंट सनातनी हैं जो घरों में श्रीमद् भगवत गीता रखते ही नहीं हैं, उन्हें पढ़ते भी हैं? कितने परसेंट सनातनी हैं जिन्होंने रामायण को समझा है, प्रभु श्री राम को समझा है, जाना है, अपने अंदर धारण करने की कोशिश की है? कोई देश परफेक्ट नहीं होता, ये मैं बात हमेशा से कहता हूं। उसे परफेक्ट बनाती है उस देश की यूथ। भारत का ये यूथ हर कॉम्प्रोमाइज करता है अपने देश के लिए, और मुझे तभी यकीन होता है कि भारत बनेगा, जल्दी बनेगा विश्व। और भारत विश्व गुरु क्यों बन सकता है? एक तो हमारे पास यूथ, दूसरी बात यह है कि इस यूथ में बहुत कुछ करने की चाहत है। एक मीडिया का वर्ग है जो कहता है कि जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम जिससे क्लर्क पैदा होते हैं, काम करने वाले लोग पैदा होते हैं। अच्छा, मैं ये क्यों कहता हूं? इस एजुकेशन सिस्टम ने आपका बहुत नुकसान किया, और इस एजुकेशन सिस्टम को भी बदलने वाला अगर कोई आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसीलिए मैं इनको नए युग का विक्रमादित्य कहता हूं। आप समझिए कि इस एजुकेशन सिस्टम ने आपको रटने के अलावे क्या दिया है। बिहार के लड़कों का तो एक कहना है कि यार डिग्री तो हम एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के कुंजी पत्रिका कुछ भी साथ में ले जाके लिख के ले ही लेंगे। नौकरी लेने के लिए स्ट्रेटेजिक पढ़ाई पढ़नी है। यहां पे आपको ज्यादा ब्रेन नहीं लगाना है, बहुत स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई करनी है और आप नौकरी निकाल लेंगे। इसी वजह से इस वक्त पूरे भारत के लोग आते हैं पटना में कोचिंग करने के लिए, क्योंकि पटना में कोचिंग संचालक आपको यह नहीं बताते कि पढ़ना कैसे है।
पटना के कोचिंग संचालक आपको यह बताते हैं कि आपको सरकारी नौकरी कैसे निकालनी है, आप समझते हैं। और सरकारी नौकरी निकाल करके देश का 2% यूथ रोजगार ले सकता है, पर बाकी लोगों का क्या। इसीलिए प्रधानमंत्री जब स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं, प्रधानमंत्री लोन के थ्रू वो चाहते हैं कि यहां पे लोग जिनके पास स्किल है वो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप समझिएगा। मेरे आलोचक तो बहुत कुछ बोलते हैं, रवीश कुमार जी भी बहुत कुछ बोलते हैं। खैर, आपको एक बात बताते हैं, इस देश में टिकटॉक बैन हो गया, आपने देखा। अब टिकटॉक के मुकाबले भारत ने और भारत के अंदर रहने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने कम से कम मेरी नजर में ऐसे 25 एप्लीकेशन बनाए होंगे जो टिकटॉक लाइकी से मिलता जुलता एप्लीकेशन है। क्या इससे रोजगार जनरेट हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या इसने अपॉर्चुनिटी दी? बिल्कुल। अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने और खुद राजनाथ सिंह जी ने भी ट्वीट किया है कि रक्षा उपकरणों में जो 101 ऐसे उपकरण हैं जिनकी जो है भारत आयातित करता है उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया और कहा है कि भारत के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वही बनाएं और हम भारत का ही मटेरियल और उनको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। रोजगार उत्पन्न होगा। आपने एक और चीज पढ़ी होगी कि आईफोन अब यहीं पे मैन्युफैक्चर होने लगी है, हम कंपीट करने लगे। और असल खलबली का कारण यही है कि अगर भारत का युवा स्किल्ड हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा, तो सरकारी नौकरी की वैल्यू क्या रह जाएगी। और भारत सरकार भी यही चाहती है कि आप अपने आप को सरकारी नौकरी तक सीमित न रखें, क्योंकि सरकारी नौकरी तक अगर चीन खुद के युवाओं को सीमित रखता तो आज वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर नहीं बनता। मगर यहां तो भाई आपको एजुकेशन सिस्टम के नाम पे ये कहना है कि भाई देखिए पिछले 1 साल से एसएससी के लड़कों का सिलेक्शन नहीं हुआ, कितने % लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा और कितने लोगों का रोजगार मिल जाएगा। इस दिशा में इतना कुछ फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है जितना पिछले 43-44 एपिसोड लगा गए हैं एक मैग्सेसे से अवार्डधारी। इस देश में कमाल के लॉजिक दिए जाते हैं। रेलवे का निजीकरण हो गया, अरे कमाल है यार, रेलवे का निजीकरण कब का हो जाना चाहिए था। आप बताइए कि यूएसए में ये जितने ज्ञानी पंडित हैं, मुझे एक बताइए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक पीएसयू कंपनी हो, दुनिया का सबसे डेवलप्ड देश है ना, आप मुझे एक पीएसयू कंपनी बताइए जो यूएसए में चलती, एक कंपनी आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि है ही नहीं। मगर यहां नहीं भाई, सरकार का नियंत्रण, तो सरकार नियंत्रण करेगी। रेलवे पे सरकार का नियंत्रण थोड़ी ना खत्म हो गया है। पर अगर रेलवे ये कहती है कि 200 लोगों को मैं अपॉर्चुनिटी देना चाहता हूं, आप अपने पैसे लगाइए, इन्वेस्ट कीजिए, ट्रेन चलाइए, वहां पे ड्राइवर मेरा होगा, उस पर कंट्रोल मेरा होगा, आप चलाइए, आप प्रॉफिट ले जाइए और आप लोगों को भी रोजगार दीजिए, तो क्या बुराई है इसमें। लोग कह रहे हैं कि भाई वैकेंसीज कम हो जाएगी। क्यों? अगर मैं ट्रेन चलाऊंगा तो मुझे ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी, मैं खुद चलाऊंगा क्या। मैं इनफैक्ट ज्यादा सुविधा लाऊंगा ताकि मेरे ट्रेन में हमेशा लोग जाने को प्रिफर करें। मैं वो तमाम चीजें करूंगा। छोटा सा उदाहरण देता हूं, डीएमआरसी को आप ले लीजिए और इंडियन रेलवे को देख लीजिए, जहां पे भी प्राइवेट पार्टनरशिप है सरकार के साथ, क्योंकि वो अपने इन्वेस्टमेंट को डूबते हुए नहीं देख सकते। यहां तो एक फाइल आती है और कई बाबुओं के पास साइन होने के बाद जब पहुंचती है तो चीजें कितनी डिले होती हैं। और इन सब चक्रव्यूह को तोड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति आया है देश में 70 सालों के बाद, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसीलिए मैं उनको कहता हूं कि ये नए युग के विक्रमादित्य। अगर मेरा वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ये पहुंचता है तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून को क्या आप उस हद तक कठोर बनाएंगे जहां पे ये माइनॉरिटी, मेजॉरिटी और ये तमाम चीजें खत्म होकर सिर्फ भारतीयता रह जाएगी। क्योंकि मेरा एक कंसर्न है, अगर 4 बीवी के साथ कोई 2-2 बच्चे पैदा करता है तो 8 बच्चे हो जाएंगे।
और इसके साथ ही शुरू होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर आएगा और 2 बच्चे का कानून आएगा तो क्या सब पे उसी तरह से लागू होगा? 4 शादी करने के बाद भी आप 2 ही बच्चा पैदा कर पाएंगे? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसी वजह से विक्रमादित्य कहता हूं। सोचिए भारत कैसा आजाद भारत। एक तरफ भारत के हिंदू बच्चियों की उम्र फिक्स कर दी गई कि 18 साल से नीचे अगर आप शादी कराते हैं अपनी बेटी की तो आप दोषी हैं, अपराधी हैं। दूसरी तरफ इस देश का माइनॉरिटी मुसलमान है जो पहले ही पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान ले चुका है, मगर फिर भी उस पर यह कानून अप्लाई नहीं करता। वो अपनी बेटी की शादी 10 साल की उम्र में करा सकता है, कोई कानून नहीं। आप एक शादी करेंगे मगर मुसलमान इस देश में 4 शादी कर सकता है। इस देश के अंदर पाकिस्तान बनाया है इस देश के भूतपूर्व सो कॉल्ड हिंदू शासक नेहरू खानदान और डायनेस्टी ने। यह कैसा कानून है कि मेरी पुत्री मेरे प्रॉपर्टी में हिस्सा रखेगी? और यह बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी है, उस पे उसका हक बनता है मेरे ऊपर। मगर मुसलमानों पे यह कानून नहीं लागू होता। यह कमाल है। घूंघट प्रथा कुप्रथा है, मगर बुर्का शान से रखा जाएगा। और एक बात बता दूं दोस्तों, जितने टेररिस्ट एस्केप प्लान इधर उधर जाने के होते हैं सब बुर्के की आड़ में होती है। भारत के अंदर एक गंदगी का परिचायक है बुर्का। कड़वी बात बोल रहा हूं दोस्तों। आप देखिए बुर्के के अंदर पकड़ी गई सीसीटीवी के अंदर चोरियों के केसेस देख लीजिए, आप चौंक जाएंगे। मॉल्स में कहीं भी जाती हैं और बुर्का चोर पकड़ने वाले इतना ज्यादा केसेस है, आप चौंक जाएंगे। क्यों है बुर्का? इस देश में कानून इस तरह से चलाया गया है, इसीलिए यूनिवर्सल सिविल कोड चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि माइनॉरिटी के नाम पे कुछ भी इस देश में चलेगा। कमाल है यार, आप 10 साल की बेटी की शादी करा दोगे और आप बात करेंगे विमेन इंपावरमेंट की। मतलब ये कैसा विमेन इंपावरमेंट है कि देश की जो है एक माइनॉरिटी की जिसकी आबादी 35 करोड़ है उसकी बेटियों को कोई मतलब माइनॉरिटी के नाम पे आपने जबरदस्ती दबा रखा है। 10 साल 12 साल की उम्र में शादियां कराएंगे, 2 3 4 शादी करेंगे, सब जायज है। यह सब ड्रामा बंद होना चाहिए और उम्मीद सिर्फ आपसे। प्रधानमंत्री जी, जय श्री राम।